वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लीजिए और अपनी क्वेरी को आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगता है। मिससेलेनियस ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, एक्सपेंस है, या जबकि हमारा मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस जो होते हैं ऑपरेटिंग के अंदर कंसिडर होते हैं, और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो वही हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को इंक्लूड किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आपको यहाँ पर बताना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया था, अब आपको यहाँ पे इनकम बताना है। देखिए हमारा जो भी हम प्लांट यूज कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, उसके सेल से हमें कोई प्रॉफिट हुआ है ये है, या फिर कोई रेवेन्यू हमारा सेल से जनरेट हुआ है, ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड है, या फिर कोई डिविडेंड हमने रिसीव्ड किया है बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, या फिर प्रीमियम रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। बताइए इनमें से कौन सा हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है या आइटम है। जल्दी करिए आंसर। कौन सा लगता है आपको इसका आंसर। देखिए ऑप्शन ए आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो भी प्लांट यूज हो रहा है उसके सेल से जो भी प्रॉफिट हुआ है ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया उसको दोबारा से देखिएगा, खुद से समझने की कोशिश किया करिए, नहीं तो मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ करंट असेट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आइटम करंट असेट का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन फॉर 3 years, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स। आप सबको पता होगा करंट असेट्स और फिक्स असेट्स क्या क्या होती हैं। देखिए करंट असेट्स वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड लेस देन 1 year है, और फिक्स असेट वो होती हैं जो मोर देन 1 year होती हैं। ठीक है, क्या होगा आंसर। अभी देखिए मैंने लेस देन 1 year कहा, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन बी कट गया, और लॉन्ग टर्म है तो यानी 1 year से ज्यादा का है, ये भी कट गया। सिंकिंग डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगेन यहाँ पे सिंकिंग फंड की बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म का है, तो ये भी कट गया। राइट आंसर हो जाएगा डी, अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स जो होते हैं 1 साल से कम का इनका टाइम पीरियड होता है, इसलिए ये हमारे करंट असेट में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। अब जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम फिक्स असेट्स में माइनस करेंगे करंट असेट्स तो ये है क्या नेट वर्किंग कैपिटल। सेकंड ऑप्शन है फिक्स असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सी ऑप्शन है हमारा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। डी ऑप्शन है नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। बताइए इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है जिसके थ्रू हम अपना नेट वर्किंग कैपिटल को निकाल सकते हैं।
बहुत ही सिंपल है। देखिए जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो हमें करंट असेट्स चाहिए। करंट असेट्स में से जब भी हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारा फिक नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अ रिजर्व इज अ चार्ज अगेंस्ट। अब एक रिजर्व किसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। एक रिजर्व जो होता है वो कहाँ दिखाया जाता है? देखिए यहाँ पर अगर अप्रोप्रिएशन नहीं होता तो हम बोल सकते हैं कि रिजर्व जो है वो हम बैलेंस शीट में डालेंगे, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएशन दे रखा है, इसलिए आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड। अब स्टॉक इन ट्रेड जो है उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया नहीं जाता है? गुड्स इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल्स, इनकम आइटम्स हेल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स, या फिर फिनिश्ड गुड, बताइए। स्टॉक इन ट्रेड की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए स्टॉक क्या है। स्टॉक वो चीज़ है जो कि आपने या तो परचेज करी है, वो आपका कच्चा माल भी हो सकता है, बना हुआ माल भी हो सकता है, या फिर अनफिनिश्ड माल भी हो सकता है जो कि आपके फॉर्म में रखा हुआ है, अभी वो सोल्ड आउट नहीं हुआ है, और आपका जो साल है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अपने गोडाउन में जाकर देखा, वहाँ पे जो भी माल रखा हुआ है, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल हो, अनफिनिश्ड हो या फिनिश्ड हो, वो सब आपके लिए स्टॉक हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए गुड हमारा प्रोसेसिंग में है तो ये भी हमारा स्टॉक में है, स्टॉक के अंदर इंक्लूड है, रॉ मटेरियल भी स्टॉक कहलाएगा और हमारा फिनिश गुड भी स्टॉक कहलाएगा। लेकिन हमारा ऐसे कोई भी आइटम जो फिक्स्ड असेट है वो स्टॉक नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिक्स्ड असेट कभी भी स्टॉक के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट विद द सेल ऑफ द सेम ईयर इज। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है सेल के साथ सेम ईयर, तो वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल कंपैरिजन, थ्री डायमेंशन कंपैरिजन, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। देखिए यहाँ पर एक टर्म याद रखिए, यहाँ पर बात की जा रही है सेम ईयर, और आपको पता है वर्टिकल क्या होता है, इस सीरीज में चलता है, यानी कि आपको एक ही पैरेलल लाइन पे चलना है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, 1 ईयर एंड उससे प्रीवियस वाला ईयर। तो अगर यहाँ पर ये होता कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक साल के सेल का उससे पहले वाली साल से, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल होता, लेकिन यहाँ पे उसी साल किया जा रहा है सेम ईयर में। ठीक है, तो जब हम किसी भी सेम टाइम पीरियड की बात करते हैं, सेम लेवल की बात करते हैं, सेम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो हम कंपैरिजन किया जा रहा है एक सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हमेशा वर्टिकल कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए वर्टिकल कंपैरिजन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग। अब यहाँ पे हमें बताना है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक व्यवसाय किस तरह से देखा जाता है। लिमिटेड लाइफ होती है उसकी, इंडेफिनिट लाइफ, वेरी लॉन्ग लाइफ, या फिर नन ऑफ दीज। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो अच्छे से आंसर करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एन इनडेफिनिट लाइफ। यानी कि अगोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। हम ये नहीं सोचते कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत जल्दी बाइंड अप हो जाएगा या फिर हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है,
हम उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए या बहुत लंबे समय तक के लिए उसको ओपन करते हैं और उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो उसकी लाइफ कैसे एज्यूम की जाती है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेबिट मीन्स, डेबिट का मतलब क्या होता है? कोई भी एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, असेट्स जो हैं उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी इंक्रीमेंट जो कि प्रोप्राइटर्स इक्विटी में, बताइए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे डेबिट मीन्स का मतलब बताया गया है, तो डेबिट का मतलब होता है हमारे कोई भी असेट्स है वो बढ़ रही हैं तो वो डेबिट होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्रेडिट मीन्स। अब क्रेडिट का मतलब आपको बताना है क्या होता है। कोई भी एसेट में बढ़ रही है, लाइबिलिटीज हमारी बढ़ रही हैं, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, या फिर जो प्रोप्राइटर्स इक्विटी है वो कम हो रही है, बताइए। आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, अभी हमने डेबिट डिस्कस किया, डेबिट में क्या होता है हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट ही होते हैं। अब वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वो है यानी कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। जब हम उनको पे करेंगे तभी तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन्स इन दी जर्नल इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड हो रहे हैं वो क्या कहलाएगी। जर्नलाइजिंग, कॉस्टिंग, पोस्टिंग, टेलिंग। बहुत ही सिंपल है। आप सबको पता है जब हम जर्नल में पोस्ट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारी जर्नलाइजिंग कहलाती है। और जब हम जर्नल से लेजर में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं वो हमारी पोस्टिंग कहलाती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नॉर्मली डैश आर बैलेंस्ड। अब नॉर्मली क्या चीज बैलेंस्ड होते हैं, क्या पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल और रियल अकाउंट्स, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। बहुत एक तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है इस क्वेश्चन में। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड की बात की जा रही है, तो हम बैलेंस कहाँ पे बना के रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बनाते, ठीक है। वहां पर जो आ रहा है वो हम निकाल लेते हैं, फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, सेम ऐसे ही P&L में प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस तो नेट लॉस। हम वहां पे बैलेंस नहीं निकालते, बैलेंस हम कहाँ बनाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, कि हमारी जो लाइबिलिटी साइड है और असेट साइड है दोनों में बैलेंस होना चाहिए, कोई भी बड़ी बड़ी या कमी नहीं होनी चाहिए किसी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस की बात की जा रही है, तो नॉर्म आपको सबको पता है बैलेंस्ड हम बैलेंस शीट में निकालते हैं, दोनों का बैलेंस सही होना चाहिए। तो आपको ये भी पता होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। वहां पर हम बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स शो करते हैं वो होते हैं हमारे या तो पर्सनल अकाउंट या फिर रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वहां नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट क्या है, लॉस और एक्सपेंस, और ये सारी चीज हम ऑलरेडी P&L में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनल एंड रियल अकाउंट, ठीक है। क्लियर है। ओके चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परचेज ऑफ एन असेट। अब कोई भी असेट हमने परचेज की है तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, लॉस है, नन ऑफ दीज, बताइए।
देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, दो वर्ड दिए हैं, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है छोटे मोटे खर्चों के लिए, और एक्सपेंडिचर हुआ है लार्ज अमाउंट के लिए, जहाँ पे हमने लार्ज अमाउंट पे किया है। तो इस हिसाब से आप फिर आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी बी, एन एक्सपेंडिचर। परचेज हमारा जो भी हमने असेट परचेज किया वो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक बहुत बड़ा खर्चा है, और ये हम लॉन्ग टाइम तक इसका बेनिफिट लेंगे। जबकि अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो वो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि टेलीफोन पेमेंट, टेलीफोन बिल पे किया आपने, या फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इस तरह के खर्चे वो आपके एक्सपेंस हैं। और ये लार्ज अमाउंट का है, ये एक्सपेंडिचर के अंदर कंसिडर यहाँ पर किया गया है। वैसे एक तरह से क्वेश्चन इस तरह से नहीं देना चाहिए था, थोड़ा कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट को, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पेटेंट राइट्स इज अ, पेटेंट किस तरह का राइट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या फिर एक्सपेंस अकाउंट? बताइए। अगेन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में अंतर पता होगा। देखिए यहाँ पे पेटेंट राइट्स की बात करें तो पेटेंट आपको पता है क्या है, ये हमारे लिए असेट है, और किस तरह की असेट है, ये हमारी इंटेंजिबल असेट है। और आपको पता है रियल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट है, ठीक है। तो ये हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट एज अ क्रेडिट बैलेंस? अब इसमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रखता है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड या फिर रिटर्न आउटवर्ड? बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, क्रेडिट बैलेंस की बात की गई है। कैरेज इनवर्ड क्या है, आपने कोई पेमेंट किया जब आप माल लेकर आए। कैरेज आउटवर्ड होता है आपने पेमेंट किया जब आप माल बेचने गए, ठीक है। फिर आता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड ये है आपने जो भी अमाउंट था या जो भी आपके पास माल था वो आपने वापस कर दिया, तो यानी कि अब आपको अमाउंट मिलेगा, तो ये तो आपका डेबिट बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है रिटर्न आउटवर्ड की, यानी कि बाहर से आपका माल वापस आ गया, तो ये क्या है, अब वो आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिटर्स, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। अब कैश बुक क्या चीज रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है? सारे रिसिप्ट्स को, सारे पेमेंट्स को, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स या फिर ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश? बताइए। सिंपल है ये भी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। यानी कि कैश के जो भी हमारे, हमें कैश या तो आया है या हमारी तरफ से गया है, यानी कि पेमेंट हुआ है, कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब अब तक सारे इजी क्वेश्चन थे, तो ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इससे टफ आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आपको इजी और टफ दोनों की तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप थ्योरीज अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको थ्योरीज क्लियर नहीं होंगी तब तक आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करिए। थ्योरी हमने डिस्कस करी हुई है, हम फिर से एक बार और डिस्कस करेंगे। जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। अब परचेज बुक क्या चीज रिकॉर्ड करती है? सारे गुड्स की परचेस को, क्रेडिट परचेस को,
ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या फिर ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स अदर देन गुड्स, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज है वो हमारे यहाँ पे परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि अगर कैश परचेज होगी तो वो तो कैश बुक में जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेल्स बुक हमारी क्या चीज़ रिकॉर्ड करती है? बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिए, मैं ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ आपको। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जितनी भी क्रेडिट सेल्स है वो यहाँ पे सेल्स बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बताइए। लेजर ये ओरिजिनल नहीं होती, क्योंकि ये जर्नल से प्रिपेयर की गई है, ओरिजिनल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेजर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। इम्प्रेस सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाता है? आप सबको पता है। इम्प्रेस सिस्टम हम पेटी कैश बुक में को फॉलो करते हैं, और पेटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें हम अपने डेली के बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और एक बड़े अमाउंट में सब सम अप करके हम उसको कैश बुक में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने स्टेशनरी परचेस की। अब हमने पहले पेन खरीदा, उसके बाद हमने शार्पनर खरीदा, उसके बाद हमने कोई डायरी खरीदी, उसके बाद हमने प्लेन पेपर परचेस किए, उसके बाद हमने ऐसे इस तरह से हमने क्या करा, अलग अलग सामान खरीदा। तो पिटी कैश बुक में तो ये एक एक करके नोट कर लिया जाएगा कि पेन खरीदा हमने, रूलर खरीदा, इस तरह की चीजें। लेकिन ये सब हम डायरेक्ट कैश बुक में लिखेंगे तो कैश बुक हमारी बहुत जल्दी भर जाएगी और इतना टाइम भी नहीं होता। तो पिटी कैश बुक में क्या होता है, ये सारी जितने भी हमने सामान खरीदे हैं स्टेशनरी से, इसको सबको सम अप करके एक अमाउंट में हम ऐसा स्टेशनरी कैश बुक के अंदर डाल देते हैं सारा अमाउंट। ठीक है, तो पिटी कैश बुक यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसमें हम इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम उसको अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।